हाय फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि बड़े जितने कॉलेजेस होते हैं, चाहे एमबीए कॉलेजेस हो या फिर जो भी बड़े कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में, उसमें दो प्रकार की सीट्स होती हैं। एक होती है जो कि लोग कंपटीशन पास करके वहां पहुंचते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो पेमेंट सीट्स होती है, जहां पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले दो बच्चे, एक वो है जो कि कैट का एग्जाम फाइट करके वहां पहुंचा है, और दूसरा है वो है जिसका एडमिशन पेमेंट सीट से हो चुका है। दोनों की क्षमता में कितना अंतर होता है यह आप जानते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका हाल भी ऐसा ही है। यह कंपनी क्या करती है आज तक किसी को पता नहीं है, ढंग से क्या करती है और आगे क्या करने वाली है, लेकिन सब लोग यह जानते हैं कि यह मोटा भाई मुकेश अंबानी जी के ग्रुप की कंपनी है, और क्योंकि रिलायंस का ठप्पा साथ में लगा हुआ है, इसलिए यह कंपनी तो रिलायंस की तरह ही ग्रो करेगी। लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर यह चीज देखिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि बिजनेस इंपॉर्टेंट है, नॉट द नेम। ये रिलायंस इंडस्ट्री के फेल्ड वेंचर्स हैं। कौन कौन से हैं? शेल गैस, ये इन्होंने 2008 में शुरू करने की कोशिश की थी, ये फेल हो गया था। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, 30,000 करोड़ रुपए इन्होंने 2008 में लगाए थे इसमें, बट प्लान फेल्स टू मटेरियलाइज। रिलायंस कम्युनिकेशन जो सीडीएमए टेक्नोलॉजीज पे चलती थी, 2017 के अंदर इट वाज सोल्ड इट्स वायरलेस बिजनेस टू एयरसेल, उसको बेचना पड़ गया। रिलायंस कैपिटल, इट्स परफॉर्मेंस वाज वेरी पुअर एंड द कंपनी फेस्ड गवर्नेंस इश्यूज। अब आप ये मत कहना कि ये तो मुकेश अंबानी की नहीं, अनिल अंबानी की कंपनी थी। मेरे कहने का मतलब ये कि नाम से नहीं, कंपनी काम से चलती है, और यही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मामले में भी है। तो आज आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसको लेकर के मैं अपना एनालिसिस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे शेयर करने वाला हूं, और इसको ना सिर्फ एक एजुकेशनल कंटेंट के तौर पे ही देखा जाए, क्योंकि कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, और ना ही मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं, सिर्फ एजुकेशन के लिए वीडियोस बनाता हूं। तो चलिए एनालाइज करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लेटेस्ट रिजल्ट्स को और बाकी की चीजों को। मॉडल क्या है बिजनेस? सबसे पहली बात तो है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करती क्या है। भाई साहब ये सारे काम करती है फाइनेंस के, पहली चीज तो ये है। तो ऐसी कंपनीज में क्या होता है, ऐसी कंपनीज में अब ये काम क्या क्या करती है, ये लोन भी देना चाहती है, ये म्यूचुअल फंड भी बेचना चाहती है, ये स्टॉक ब्रोकिंग में भी आना चाहती है, ये कंपनीज की फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग भी शायद करना चाहती है, ये एएमसी बिजनेस हो गया, ये इसके अलावा जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड और ये सब चीजों में, क्रेडिट लोन वोन सब में आना चाहती है कुल मिला करके। लेकिन जो काम सारे काम कर सकता है, क्या वो सारे काम अच्छे से कर सकता है कोई इंसान? वहां थोड़ा सा डाउट है। अब हम जरा इसको एनालाइज करते हैं। तो दिस इज 1999 में इसको एक बार रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे स्टार्ट किया गया था। और अब बात यह है कि ये जो कंपनी है इसकी अभी ज्यादा पुरानी लिस्टिंग भी नहीं हुई है, और आप ये देखेंगे कि इसका काम क्या क्या है। पहला काम लैंडिंग एंड लीजिंग। तो कंपनी ऑफर्स डिजिटल लैंडिंग एंड ऑपरेटिंग लीज टाइप। तो लीज की मतलब लैंडिंग में खास तौर पे है। इसके अलावा लैंड मतलब ये लैंडिंग मतलब उधार देना, और वो कर्जा देना, और वो किस किस टाइप का? वेंडर फाइनेंसिंग, वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन्स ऑन म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, पता नहीं कितना और भी है इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा ये पेमेंट्स में भी जाना चाहती है। जो डिजिटल पेमेंट्स होते हैं ना अपने, वैसे जियो पेमेंट सॉल्यूशंस करके भी इसका एक अलग सेगमेंट है, तो वहां पर भी इसका वो है इंटरेस्ट है। तीसरा ये कि प्रोटेक्ट। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसकी राह पे भी चल रही है। तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए आपके, जनरल लाइफ, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस एंड नंबर ऑफ इंश्योरेंस। फिर ये इन्वेस्टमेंट पे भी जाना चाहती है। जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज होती है ना, उसमें एएमसीज होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो ये जो ब्लैक रॉक कंपनी है उसके साथ में इन्होंने जेवी किया है, वहां थोड़ा सा ये सीरियस नजर आ रही है। रेवेन्यू कहां से आ रहा है? 38% आ रहा है इसका इंटरेस्ट से, ठीक है। 21% आ रहा है डिविडेंड से। अब इन दोनों के अंदर आपने कहीं देखा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस? अभी तक तो नहीं दिखा ना। हाँ, नेट गेन ऑन फेयर वैल्यू चेंजेस। तो कुल मिलाकर के ये इन्वेस्टमेंट और बाकी सारी चीजों से ही इनकम आ रही है। ऑपरेशनल इनकम अभी तक इसकी क्लियरली पता नहीं है। लेकिन अब बात यह है कि सबने कहा है तो एनालाइज तो करना पड़ेगा, तो बिल्कुल कर देते हैं। तो यहां देखिए, अब खास बात यह है कि इसके ये तो नंबर्स आपने देख लिए। अब जरा एक बार लेटेस्ट प्रेजेंटेशंस को देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन को। और यहां देखिए, यहां आपको साफ तौर पे नजर आएगा कि भाई ये जो कंपनी है ना, ये लेटेस्ट वाला प्रेजेंटेशन है बाय द वे। यहां पर इसकी टोटल इनकम कितनी है? 700 करोड़ के आसपास, 693 करोड़, और ये Q2 में है। और टोटल जो आपकी
सिर्फ H1 FY25 में है 1100 करोड़ के आसपास में, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्वार्टर में, अप्रैल से लेके अभी तक अक्टूबर तक, सितंबर तक 1100 करोड़ रुपए इसकी इनकम थी। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां ना मेरा ना डाउट शुरू होता है, और यहीं से मेरे को कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली चीजों में थोड़ा सा शंका होती है कि भाई 1100 करोड़ रुपए अगर आपका रेवेन्यू या इनकम है, तो आप 1000 रुपए प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हो इसके अंदर? मतलब आप ऐसा कर सकते हो क्या कि एक ऐसा प्रोडक्ट बेचो जिसके अंदर, वो भी लोन वाली इंडस्ट्री में जहां पे लोग 1-1%, 2-2% के लिए बैंक सारे आपस में झगड़ते रहते हैं, वहां पे आप पूरा का पूरा ही इनकी इनकम ही है इनकी। दूसरी बात, अब ये जुलाई में लोन बेचते थे, ठीक है जी, अगस्त में इन्होंने क्या किया, हेल्थ इंश्योरेंस जो शुरू कर दिया, सैलरी अकाउंट्स, फिर सितंबर में ये लोन ऑन सिक्योरिटीज, लाइफ इंश्योरेंस इसमें आ गए। तो अभी तो ये कंपनी चलती ही जा रही है। इनका एक जो मकसद हो सकता है वो हो सकता है ये कि ये कुल मिला के जियो फाइनेंस ऐप जो है उस पर सब चीजें लाना चाहते हैं, तो एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस विल बी ऑन जियो फाइनेंस ऐप। बट ये कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे ये देखने के लिए हमें कुछ समय तक और इंतजार इसमें करना पड़ेगा। अब देखिए, इसके अलावा अगर ये इस पे सक्सेसफुली ले आए, और अगर मान लीजिए इनका ये ऐप सक्सेसफुल तरीके से काम कर गया, फिर तो मान के चलिए ये जो यूपीआई के जितने भी है ना आपके फोन पे, गूगल पे और फलाना ढिमका, ये IIFL और ये सब फेल कर सकती है ये कंपनी। लेकिन कितना सक्सेसफुल होगा पता नहीं है। इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओवरव्यू तो यहां कुछ देखने लायक ज्यादा है नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल्स में अभी तक ऐसा कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। हम लोग एक बार वापस फंडामेंटल्स पे देखते हैं, और यहां पर आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, ज्यादा पुरानी हुई नहीं है कंपनी अभी। और सबसे बड़ी बात है 344 रुपए के आसपास की प्राइस है, जो 52 वीक हाई के आसपास चल रही है सिर्फ मोटा भाई के नाम पे। और अब आप देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल इनको एम्प्लॉयड दिया है इसने 1%, 1.5%, और ROE जो है वो दिया है इसने 1% के आसपास में। यार एक बात बताओ, जिसका ROE 1% हो वो आपको इतना अच्छा रिटर्न कैसे दे सकता है? प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि अभी इसमें ये देख सकते हैं स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 136, यानी बिना किसी खास फंडामेंटल रिपोर्ट के ही लोगों ने 100 से ऊपर का पीई पहुंचा दिया। तो मेरी तरफ से तो साफ तौर पे ओवरवैल्यूड है। आई कंसिडर दिस stock to be, I mean you have to be very careful by getting into such stocks. There is a lot of risk involved in it. हाँ, अब आप रिस्क ले सकते हैं और आपकी किस्मत अच्छी है तो चल भी सकता है, उसमें कुछ नहीं कह सकते। अब ये देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं 80%, ठीक है जी, सितंबर 2024 में, जबकि पहले था इनका 91%। तो अभी हमने देखा था ना उधर वो 1100 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में 1000 करोड़ रुपए, वो यही कहानी है, ठीक है। अब क्योंकि ये 694 करोड़ रुपए का इनका सेल्स है, अब सेल्स क्या है इसमें? सेल्स कोई ऑपरेशनल सेल्स तो हो नहीं रही, प्रोडक्ट तो इन्होंने अभी बताया नहीं कि क्या बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट से इनकम आ रही है, डिविडेंड से इनकम आ रही है, ये सारी चीजें इनकी चल रही है। अब इसके बाद में स्टॉक प्राइस और बाकी डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी का मेरे ख्याल से हमें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि FIIs ने 20-21% अपना रखा हुआ था, हालांकि कम कर दिया थोड़ा सा, और DIIs जो है वो उनको पता है, DIIs ने भी इसमें करीब 12-13% के आसपास बना के रखा हुआ है। बाकी का सारा प्रोमोटर्स और उसमें है, पब्लिक में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका बैलेंस्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात यह है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो थोड़ा अभी क्वेश्चनेबल है। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो आप यहां देख सकते हैं कि ये जब आपकी इसकी लिस्टिंग हुई थी उसके आसपास से लेके 24 का जो आपका स्टार्टिंग था तब से इसने दौड़ना शुरू किया था, और आप देख सकते हैं तेज रनअप किया था इसने लगातार, ये सिर्फ मोटा भाई के नाम पर और फ्यूचर में क्या होगा इस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर, और ये तेज छलांग लगाई थी। उसके बाद से क्योंकि बिजनेस का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस नहीं आया तो भाई साहब ये नीचे गिरना शुरू हो गया। अब ये इस जगह पे है, ये है इसका ब्रेकआउट पॉइंट। यहां देखिए ये चल रहा है करीब करीब 340 के आसपास की प्राइस पे। अगर मान लीजिए यहां से ये 360 की प्राइस पे जाकर के अगर सस्टेन कर जाता है और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर ये फ्लैग पैटर्न को फॉलो करते हुए और ऊपर की तरफ कंटिन्यूएशन पैटर्न इसका बन सकता है। लेकिन उसके थोड़े चांसेस 50-50 है, क्योंकि अगर यहां से ये ब्रेक होकर के मतलब वापस रिवर्स होता है और नीचे आता है तो करीब करीब मान के चलिए 290 के आसपास भी लेवल आपको इसमें देखने के मिल सकते हैं। हालांकि सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, मैं कोई भी तरीके का टारगेट सपोर्ट कुछ नहीं दे रहा हूं, ना ही मुझे ये पसंद है देना। आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेसेस को समझ के चलेंगे तो ही आपको इसमें फायदा होगा। सो ये एक छोटा एनालिसिस मैंने रखने की कोशिश की है। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये देख लेते हैं जरा। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि कंपनी रिलायंस ग्रुप के अंडर में है, तो मोटा भाई के पास इतना सारा पैसा है कि वो अगर कैसे जैसे करके धक्का मार के कंपनी को चला ही लेंगे, तो पैसे की कोई कमी नहीं आएगी कंपनी के अंदर।
पॉजिटिव सेकंड चीज क्या है, रिलायंस के ब्रांड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तीसरी पॉजिटिव चीज क्या है कि ये कंपनी फाइनेंशियल स्पेस के सारे बिजनेसेस को इंटीग्रेट करके एक ऐप पे लाना चाहती है, और अगर ये ऐसा कर पाए तो जो बाकी की सारी इंडस्ट्री है वो खत्म और सिर्फ रिलायंस का ठप्पा चलेगा हर जगह। लेकिन कितना सक्सेसफुल होंगे इसका अभी तक कुछ पता नहीं है। नेगेटिव चीजें क्या है, नेगेटिव चीजें ये है कि क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल ही अभी तक क्लियर नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अभी कंपनी की क्वेश्चनेबल है, अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से ये क्लैरिटी नहीं आई है कि इन्होंने ऑपरेशन से कितना पैसा कमाया, यानी एक्चुअल बिजनेस से कितना पैसा कमाया। इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो मैं भी आज अगर बिजनेस खोल करके और किसी चीज में पैसा डाल के कहूं कि हाँ जी मेरा तो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट आ रहा, तो इज दैट द बिजनेस? नो, दैट इज नॉट बिजनेस, दैट इज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली। सो आपकी कंपनी क्या कर रही है? अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है तो इलेक्ट्रिक कार कितनी बेची या आपने कितना प्रॉफिट कमाया, उसमें से प्रोडक्ट क्या बेचा, रेवेन्यू कितना आया, उसमें लेबर का मटेरियल का खर्चा कितना हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया, नेट प्रॉफिट कितना आया, वो सारी चीजें देखे बगैर फंडामेंटल्स क्वेश्चनेबल ही रहते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल ये सारी चीजें अभी तक क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से इस स्टॉक पर कुछ समय तक इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ही इस पे कुछ कहा जा सकता है। लेकिन मैं आपको यह जरूर कहूंगा कि आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा कि बिजनेस मॉडल की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब जैसे मैं बताऊं, हमेशा एक अच्छे समझदार इन्वेस्टर को यह भी जानना चाहिए, यह आपके लिए एक जानकारी है, वो ये है कि हमें हमेशा उन बिजनेसेस पे फोकस करना चाहिए जो आसानी से समझ में आ जाते हैं। भाई आज अगर टाटा स्टील है तो हमें पता है कि वो स्टील बेचती है। हमें अगर ये कहा जाए कि बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करती है, या मैं कहूंगा कि बजाज ऑटो क्या करती है, तो हमें पता है ये स्कूटर बाइक्स बना करके सेल करती है, ठीक है जी। हमें कहा जाए कि आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, तो हमें मालूम है कि वो बैंक है और वो बैंकिंग की जितनी सर्विसेज है वो सारी प्रोवाइड करता है। लेकिन आज मैं जियो फाइनेंशियल के लिए कोई भी एक चीज के बारे में क्लियरली आज हम बात नहीं कर सकते। सो इवॉल्विंग फेज में है और हमें इस पे थोड़ा सा नजर रखनी कुछ समय के लिए जरूरी है। वॉच लिस्ट में ऐड जरूर कर सकते हैं, बट आगे इससे आगे इस पे मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। और वैसे भी आपको एक समझदार इन्वेस्टर बनाना इस चैनल का पर्पज है, कोई रिकमेंडेशन और टिप देना बिल्कुल भी पर्पज हमारा नहीं है। सो दोस्तों कैसा लगा एनालिसिस? मैं ईमानदारी से, बिल्कुल आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन से अपनी जो रिसर्च है वो शेयर करने की कोशिश करता हूं, एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करता हूं। कितना सफल होता हूं ये तो आप ही बताओगे, लेकिन एक चीज जरूर है कि दोस्तों आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया ना, तो मेरा जो उत्साह है ना वो कम पड़ जाएगा, और अगर वो कम पड़ गया तो फिर धीरे धीरे मैं सोचूंगा कि किन के लिए वीडियो बनाया जाए। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी उत्साह से मेहनत करके आपके लिए अच्छा कंटेंट लाऊं, देन हमेशा हर वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो ऑन करना ही है आपको, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना है, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।